Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law। जैसा कि कंपनी लॉ के प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, हु मे कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने की अथॉरिटी किसके पास अवेलेबल रहती है। इसके रेफरेंस में मैंने इसको 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करा था। The first category was in relation of the board of directors on its own, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी थी इसके अंदर, अगर कोई भी कंपनी का मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पर भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ईजीएम को कॉल कर सकते हैं। तीसरा है इसके अंदर रिक्वेजिशनिस्ट खुद से भी ईजीएम को कॉल कर सकते हैं। और चौथा था बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर भी ईजीएम को कॉल किया जा सकता है। जहां मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था, दैट वाज द बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन इट्स ओन, यानी खुद के बेसिस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस कंडीशन में ईजीएम को कॉल कर सकते हैं, उसके रिलेशन में मैंने आपसे प्रॉपर कंडीशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सनैलिटीज के रिलेशन में एक डिस्कशन करेंगे, जिसमें सेकंड वन अराइज होता है बाय द बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी हैव अ राइट टू रिक्वेजिशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इट हैज बीन हेल्ड दैट एवरी शेयरहोल्डर ऑफ अ कंपनी हैज अ राइट इन रिलेशन ऑफ इट, यानी कि कंपनी का कोई भी मेंबर या जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके पास ये राइट होता है कि वो जब चाहें तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी एक प्रोविजन रखा गया है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, हर किसी को राइट रहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने का। यानी कि कंपनी एक्ट में ये प्रोविजन दे रखा है कि जो कंपनी का मेंबर है, ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के रिलेशन में रिक्वेजिशन को फोकस कर सकते हैं, और इस रिक्वेजिशन के बेसिस पर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको इस ईजीएम को कॉल करना होता है। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोविजन दे रखा है एक्ट में। The directors cannot refuse to call a meeting only on the ground that the resolution proposed to be moved by the requisitionist at the meeting would be contrary to the provisions of the Act. Even if it is so, it can be considered by the tribunal subsequently. यानी कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने के रेफरेंस में रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर किसी भी मेंबर्स की तरफ से रिक्वेजिशन या किसी भी शेयर होल्डर की तरफ से रिक्वेजिशन आती है, और वो भी इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पर कि एक्ट में इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा है कि रेजोल्यूशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मूव किया जाए उसके प्रपोजल के रेफरेंस में। इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्ट में प्रोविजन नहीं दे रखा है। इसको ग्राउंड बनाते हुए कोई भी डायरेक्टर ईजीएम को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर ऐसा है भी तो भी जो ट्रिब्यूनल है इसको कंसीडर करती है। क्लियर? यानी कि ईजीएम को कभी भी कॉल किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द मेंबर और एनी ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन यहां पर हम जो एनी मेंबर और शेयर होल्डर की बात करते हैं उनमें हम किन पर्टिकुलर मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी के हर शेयर होल्डर और हर मेंबर के पास पावर होती है कि वो जब चाहे तब ईजीएम को कॉल कर सकता है। इसके रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। केवल वही पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड होते हैं जो ईजीएम के लिए रिक्वेजिशन को फोकस कर सकते हैं या ईजीएम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से या कौन से नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो ईजीएम के रिक्वेजिशन के लिए एंटाइटल्ड है, तो इसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। पहली कैटेगरी में आते हैं जब हम ऐसी कंपनी की बात करते हैं जिसमें शेयर कैपिटल होती है, यानी कि द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। रिक्वेजिशन shall be made
by such number of members who hold not less than 1/10 of the paid up share capital of the company with the right to vote। यानी कि जो पर्टिकुलर मेंबर्स ईजीएम के रिगार्डिंग रेक्विजिशन को फॉलो करते हैं, तो रेक्विजिशन केवल उन्हीं पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स के द्वारा फॉलो की जा सकती है जिनके पास कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में कम से कम 1/10 का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि 10% का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जिन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स के पास कम से कम 10% पेड अप शेयर कैपिटल होंगे और जिनके पास वोट करने का एक प्रॉपर राइट होता है, केवल वही पर्टिकुलर पर्सन्स या पर्टिकुलर मेंबर्स क्या कर सकते हैं, रेक्विजिशन को फॉलो कर सकते हैं। पहला केस। दूसरे केस में बात करते हैं इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, यानी जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होती है, तो उस केस में द रेक्विजिशन शुड बी मेड बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बेसिस पर जो टोटल वोटिंग पावर है उनकी कम से कम 1/10 वोटिंग पावर इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स के पास अवेलेबल होने चाहिए, तब ये क्या कर सकते हैं, ईजीएम के रिगार्डिंग रेक्विजिशन को फॉलो कर सकते हैं। द रेक्विजिशनिस्ट मस्ट हैव दिस वोटिंग पावर ऑन द रिसीप्ट ऑफ द रेक्विजिशन फॉर मीटिंग। यानी कि जब रेक्विजिशनिस्ट, जितने भी रेक्विजिशनिस्ट हैं उनके पास अगर ये पर्टिकुलर वोटिंग पावर अवेलेबल है, तो इसके बेसिस पर ये मीटिंग के रेक्विजिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसके लिए प्रॉपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट भी नोट किया जाना जरूरी है। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर एक सिंगल शेयर होल्डर ऐसा है जो इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि अगर शेयर कैपिटल है तो ए कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, और अगर नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है कंपनी और वो बी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, और सिंगल शेयर होल्डर, तो भी उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को के रेक्विजिशन के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन कंप्लीटली एंटाइटल्ड होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, चाहे वो एक शेयर होल्डर सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको सिंगल शेयर होल्डर सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर उसको एक से ज़्यादा शेयर होल्डर सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के रेक्विजिशन के लिए ये पर्सन्स कंप्लीटली एंटाइटल्ड होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेक्विजिशन। यानी कि जब मेंबर्स की तरफ से कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ईजीएम के रिलेशन में रेक्विजिशन फोकस किया जाता है, तो इसके लिए किन किन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। यानी कि एक वैलिड रेजोल्यूशन के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या क्या है ये कंडीशंस? द फर्स्ट वन इज द रेक्विजिशन shall set out the matters for consideration of which the meeting is to be called। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि जब रेक्विजिशन को फोकस किया जा रहा है रेक्विजिशनिस्ट की तरफ से, तो उसमें उनको पर्टिकुलर मैटर को एडवांस में सेट करना होता है जिसके कंसीडरेशन के रिलेशन में मीटिंग को कॉल किया जा रहा है या ईजीएम को कॉल किया जा रहा है। वो मैटर पहले से ही सेट आउट होना जरूरी है। अगर आप मैटर को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उस केस में वो जो रेक्विजिशन होगा वैलिड रेक्विजिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आपको वो मैटर डिफाइन करना होगा जिसके रिलेशन में उस मीटिंग को कॉल किया जा रहा है। पहली कंडीशन हो गई इसकी, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसकी, इट शैल बी साइंड बाय द रेक्विजिशनिस्ट्स। यानी कि जिन पर्टिकुलर पर्सन्स ने उसकी रिक्वेस्ट की है, उसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट को फॉलो किया है, उन सारे रेक्विजिशनिस्ट के साइन उस पर्टिकुलर रेक्विजिशन पर होने चाहिए जो उसको वैलिड रेक्विजिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा या थर्ड कंडीशन है इसके अंदर, इट शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंचनी चाहिए ये। यानी कि जो रेक्विजिशनिस्ट की तरफ से फोकस की जाती है वो प्रॉपर्ली साइन फॉर्म में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड की जानी जरूरी है। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या रहती है इसके अंदर, द रेक्विजिशन में कंसिस्ट ऑफ
several documents or letters provided, each of them is signed by at least one member. Requisition में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवरल डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को भी आपको अटैच करना होता है, इंक्लूड करना होता है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स आप उसके अंदर अटैच करते हो रिक्वेजिशन के साथ में, हर लेटर और डॉक्यूमेंट पर कम से कम एक मेंबर के साइन होने जरूरी हैं। क्लियर? फोर्थ कंडीशन क्या रहती है इसके अंदर? वेयर टू और मोर मैटर्स, जो डिस्टिंक्ट नेचर के हैं, दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट नेचर के मैटर्स को अगर उसके रिलेशन में रिक्वेस्ट आती है तो क्या होगा? रेक्विजिशनिस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली इन रिगार्ड टू ईच सच मैटर। तो हर मैटर के रेफरेंस में अलग से सेपरेट वे में अप्लाई करना होगा रेक्विजिशनिस्ट को। ऐसा नहीं है कि एक ही रेक्विजिशन के बेसिस पर सारे मैटर्स को एक साथ रेक्विजिशन के लिए भेज दिया जाएगा। हर मैटर के रिगार्डिंग अलग से सेपरेट वे में रेक्विजिशन को फॉलो किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है इसके अंदर, वेयर टू और मोर पर्संस होल्ड एनी शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली, अ रेक्विजिशन कॉलिंग अ मीटिंग साइंड बाय वन और समवन ऑफ देम shall have the same effect as if it had been signed by all of them। यानी कि जहां कंपनी में शेयर्स को जॉइंटली दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के द्वारा होल्ड किया जाता है, ठीक है, मतलब जॉइंट बेसिस पर उन्होंने शेयर्स को परचेज किया है तो वो जॉइंट शेयर होल्डर्स हो गए उस केस में। और अगर उनमें से कोई भी एक अगर साइन कर देता है तो ये माना जाएगा कि बाकी सभी ने उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पर अपने साइन कर दिए हैं। लेकिन केवल जॉइंट शेयर होल्डिंग के केस में ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो जो रिक्वेजिशन मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की तरफ से फॉलो किया जाता है वो वैलिड रिक्वेजिशन की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसको कंपनी को कंसीडर करना ही होगा, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसको प्रॉपर्ली कंसीडर करना ही होगा। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। क्या एक्शन लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा? जब एक वैलिड रिक्वेजिशन को रिसीव कर लिया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may call the meeting within 21 days and hold in within 45 days from the date of its receipt। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको 21 दिन के अंदर अंदर ईजीएम को कॉल करना पड़ेगा और अगर होल्ड भी करना पड़ा तो 45 दिन से ज़्यादा के लिए ये इसको होल्ड नहीं कर सकते। यानी कि जिस दिन इनको रिक्वेजिशन की रिसीप्ट मिलती है तो रिसीप्ट के डेट से 21 दिन के अंदर अंदर तो इनको ईजीएम को कॉल करना होता है और अगर होल्ड भी करना पड़ा तो ये 45 दिन तक ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए इसको होल्ड नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉलिंग ऑफ ईजीएम बाय द बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। अब इसके थर्ड और फोर्थ कैटेगरीज डिस्कस करने से और रह गई हैं। इन कैटेगरीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।